शांति अपने दोनों बच्चे गुड्डू और गुड़िया को लेकर नानी के यहाँ जाने वाली थी। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। बड़ी अजीब बात है ना माँ, नानी हर साल छुट्टी होने से ही पहले हमें कितने फोन किया करती थी, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी हमें फोन नहीं किया। हाँ माँ, क्या नानी हमसे नाराज हैं? अरे नहीं बेटा, बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग नानी के पास जाएंगे ना, तो वह हम सबको देखना बहुत खुश होंगी। थोड़ी ही देर में वे सब अपनी नानी के घर पहुंच गए थे। शांति ने अपने घर का दरवाजे खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ घर से बाहर नहीं आई। अरे ये क्या, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? क्या वह घर पर नहीं है? वैसे भी हमने उन्हें अपने आने के बारे में बताया ही नहीं था। यह देखकर गुड्डू और गुड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। नहीं 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 माँ, वो देखो दरवाजा बाहर से नहीं बंद है। अगर नानी कहीं गई होती तो ये ताला यहाँ लगा हुआ होता, इसका मतलब नानी घर के अंदर ही है। थोड़ी ही देर में उनकी नानी बाहर आ जाती है। वो शांति और दोनों बच्चों को देखकर खुश नहीं होती। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, मगर आप खोल नहीं रही थी। क्या हुआ, आप सो रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन तुम लोग यहाँ ऐसे अचानक क्यों आ गए? अरे हम तो आपको अचानक आकर सरप्राइज देना चाहते थे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? माँ इतना कहकर शांति और उसके बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उनकी नानी बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ है। नानी को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, वरना वे ऐसे बर्ताव नहीं करती। हाँ गुड़िया बेटा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को तुम्हें देती हूँ। शांति अपने बच्चों के कमरे में जाती है और अपने माँ के कमरे में जाने के बाद वह देखती है कि पूरे कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये सब क्या है माँ? आप तो कभी भी कमरे को इतना गंदा नहीं रखती थी, तो फिर ये अचानक से आपने इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? अरे ये मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहूँ रखूं। तुझे क्या? ये क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। माँ, आपने कुछ खाना नहीं बनाया क्या? क्यों, तूने मुझे आने से पहले बताया था, जो मैं तेरे लिए 5 भोग बना कर रखती। यहाँ से मेरे कुछ नहीं बनाया। शांति चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। वह रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने लगती है। ना जाने माँ को क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसे बातें नहीं की। अगर उन्हें किसी बात की नाराजगी है तो वे मुझसे कहना तो चाहें। ऐसे नाराज रहकर भला क्या मिलेगा? शांति खुद से ही ऐसे बातें कर रही थी कि तभी उसे गुड्डू और गुड़िया के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनका फिर से आपस में झगड़ा हो गया क्या? शांति भाग के जाती है और देखती है कि गुड़िया एक तरफ गिरी पड़ी है और रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुड्डू को उसकी नानी ने पकड़ रखा था। माँ, ये आप क्या कर रही हो? शांति जाकर गुड्डू को बचा लेती है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, तूने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई क्या? मैंने इनको साफ साफ मना किया था कि
कुछ भी हो जाए यह ऊपर मेरे कमरे में ना आए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे माँ, ये बच्चे ही हैं ना, उनसे गलती हो जाती है, आप उन्हें ऐसे क्यों मार रही हैं? लेकिन मुझसे जवान चलाती है तू। ये मेरा घर है और मैं कहूंगी वही सबको मानना होगा। इसीलिए अब अगर किसी को भी मेरा कहा नहीं माना तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर शांति की माँ गुस्से से वापस अपने कमरे में चली जाती है। शांति और उसके बच्चे ये देखकर बहुत परेशान थे। माँ, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम वापस अपने घर चलते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, नानी पहले तो ऐसे नहीं थी। माँ, तुम दोनों से बहुत प्यार करती थी, ना जाने अब उन्हें क्या हो गया, वे उतने गुस्सा क्यों हैं? माँ, वे हमारी नानी। माँ, तुम क्या कह रहे हो? गुड्डू की बात सुनकर शांति दंग रह जाती है। बेटा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, जरा मुझे ठीक से समझाओ। माँ, मैं और गुड़िया खेल रहे थे और देखते ही देखते हमारी बॉल नानी के कमरे में चली गई थी। जब हम उसे लेने गए तो हमने देखा कि नानी के कमरे में एकदम अंधेरा था। फिर गुड़िया ने कमरे की लाइट जला दी और नानी वहां नहीं थी। क्या तो फिर कहाँ थी? माँ, नानी की जगह कमरे में एक डरावनी सी चुड़ैल थी और वह छत की दीवार पर उल्टी लटक रही थी। क्या? हाँ माँ, और फिर हम दोनों वहां से चिल्लाकर भागे, लेकिन तभी कमरे में नानी बाहर आ गई और वह हमें मारने लगी। माँ, हमें पूरा यकीन है कि वह हमारी नानी नहीं है। बच्चों, अगर तुम दोनों सच बोल रहे हो तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यही पास में तुम्हारी बरखा आंटी का घर है। मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर मैं बरखा आंटी के साथ यहाँ आकर देखूंगी कि आखिर मामला क्या है। ठीक है माँ, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखना। बरखा शांति के बचपन की दोस्त थी और वह उसके घर के पास ही रहती थी। शांति बच्चों को बरखा के घर लेकर जाती है, उसे सब बता देती है। क्या बात कर रही हो शांति? अगर तुम्हारी माँ के अंदर सचमुच में कोई चुड़ैल घुस गई है तो हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बरखा, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं माँ को? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना वो चुड़ैल उन्हें छोड़ेगी नहीं। तभी बरखा का पति शांति से बोलता है। शांति, जैसे मेरे हिसाब से हमें तुम्हारे माँ पर कुछ हमें नजर रखनी चाहिए। शायद इससे हमें पता चल जाए कि वह चुड़ैल तुम्हारी माँ से क्या चाहती है। ऐसे हम वहाँ सीधे जाएंगे तो चुड़ैल हमें देख लेगी और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि वे क्या चाहती है। फिर चलो चलते हैं। बरखा, तुझे याद है ना कि मेरे घर के पीछे एक खुफिया दरवाजा है जिससे हम आसानी से घर के अंदर जा सकते हैं और माँ को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, याद है ना, जब भी हम देर तक पार्टी करके घर लौटते थे तब तू उसी दरवाजे से अंदर जाती थी ताकि आंटी को पता न चल सके। हम अब जल्दी से चलते हैं। बरखा, यह हंसी मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, उनकी जान खतरे में है। शांति और बरखा शांति के घर से चले जाते हैं। शांति फुसफुसाना के कमरे में, हाँ ठीक है चलो, मगर बिल्कुल भी शोर मत करना। हमें चुपचाप जाकर पता करना पड़ेगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वह दोनों अपनी माँ के कमरे तक पहुँचती हैं और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। एक आवाज काफी डरावनी थी। क्या प्यारे मैं हूँ, खुश रंग ही ना मैं हूँ, एक डरावनी डहन। इस प्रकार की आवाज को सुनकर वह दोनों दंग रह जाती हैं।
और दूसरी आवाज शांति की माँ की थी। उन्हें तो मेरा शरीर चाहिए था, तू ले ले। अगर तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती, तुम बार बार उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? आखिर ये करके तुम्हें मिल क्या रहा है? नहीं, अब तो मैं उन्हें ही मारूंगी। वैसे भी एक बार मुझे तेरा शरीर मिल जाए, फिर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। बस आज रात का ही इंतजार है। आज रात को ही मेरी मौत हुई थी। अगर आज रात को ठीक उसी समय मैं तुझे मार दूं और तेरा शरीर ले लूं, फिर मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई चुड़ैल हो ही नहीं सकती। जैसे ही शांति ये सुनती है, वह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाती है और अपनी माँ को रोक लेती है। नहीं माँ, तुम खुद को नहीं मार सकती, हम मिलकर इस चुड़ैल से लड़ेंगे। लेकिन तुम खुद को कैसे बचा पाओगी और मुझसे लड़ोगी? तेरे जैसे इंसानों को मैं एक पल में मसल सकती हूँ। चुड़ैल शांति को हवा में उड़ा देती है, लेकिन तभी पीछे से बरखा का पति आ जाता है। उसके हाथों में एक बड़ा सा हथियार था। वह उस हथियार को चुड़ैल के सर पर बार बार मारता है। इस कदर मारता है कि चुड़ैल अपने आप को नहीं बचा पाती और वह वहीं पर ढेर हो जाती है। चुड़ैल मर जाती है और उसकी माँ चुड़ैल के पिंजरे से बाहर आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी एक डरावनी चुड़ैल की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक जंगल में भूरा नाम का एक घमंडी सांड रहता था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। वह रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने की प्रतियोगिता रखता और साथ ही एक शर्त भी रखता कि हारने वाले जीतने वाले को जीवन भर नौकर बनकर रहेगा। बैल को नौकर बनाने के लालच में हर रोज कोई ना कोई बैल से शर्त हार जाता, लेकिन बैल अपनी शक्ति से हमेशा जीत जाया करता था, जिसके बाद वह दूसरे जानवरों को अपना नौकर बना लेता। दिन पर दिन बैल का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उसी वन में एक नर हिरन अपने बच्चों के साथ रहता था। नर हिरन की पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी, इसीलिए छोटे हिरन को नर हिरन ने अकेली ही पाला पोसा था। एक दिन छोटे हिरन ने अपने माता से पूछा, पिताजी, पहले जो मेरे खरगोश मित्र मेरे साथ खेला करते थे वह आजकल जंगल में नहीं दिखाई दे रहे, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? पिताजी, बेटा नहीं, उन्हें जंगल के घमंडी बैल ने शर्त में हराकर अपना नौकर बना लिया है। वे बिना बैल की ही मर्जी के फिर से जंगल नहीं आ पाएंगे। पर पिताजी, क्या आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? दोस्तों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो बेटा। उस घमंडी बैल का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे उसकी कैद में फंसे जानवरों को आजाद कराना ही होगा। और दूसरे दिन नर हिरन बैल की प्रतियोगिता करने उसके पास पहुंचा। घमंडी बैल उन्हें अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड था। आज मैं उन्हें तुम्हारी ही शर्त से हरा कर दिखाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें यह बात को भी याद करना होगा कि यदि तुम मुझसे हार गए तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा। हाँ, मुझे याद है। पर अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम्हें सारे जानवरों को अपनी दास्ता से मुक्त करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस प्रकार दोनों आपस में शर्त को मंजूर कर लेते हैं, पर पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ। दोनों ने तय किया कि दौड़ जीतने के लिए उन्हें जंगल के बरगद तक सबसे पहले पहुंचना होगा। दोनों दौड़ने के लिए तैयार थे। तभी हाथी ने अपने
क्षण से आवाज निकालकर प्रतियोगिता शुरू करने का निर्णय लिया और बैल दोनों की पूरी तेजी के साथ दौड़ रहे थे। जंगल के सभी जानवर हिरन के जीतने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी हिरन तेज दौड़ता हुआ बैल से आगे निकलने लगता है। यह देखकर बैल को मालूम हो जाता है कि वह अब हिरन को नहीं हरा पाएगा। कुशल बैल ने अपने सींग से हिरन पर वार कर दिया, जिससे हिरन वहीं घायल होकर गिर गया। बैल ने अपने सींग इतनी ताकत से हिरन को मारे थे कि हिरन पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। जंगल के दूसरे जानवर हिरन की मदद के लिए पहुंचते उससे पहले ही हिरन मर चुका था। हिरन ने अपने प्राण जंगल के जानवरों को बचाने के लिए बलिदान कर दिए थे। छोटा हिरन अपने पिता की लाश से लिपट कर रो रहा था। उसे इतना दुख देखकर कभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी को पता था कि बैल ने हिरन को मारा है, पर बैल का इतना खौफ था कि कोई भी जानवर बैल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके सामने कोई भी नहीं बोल सकता था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जंगल में एकांत फैल गया। छोटा हिरन अब अकेला पड़ गया था। वह दिन भर अपने माता पिता की याद में रोया करता और अपने आप को पिता की मृत्यु का गुनहगार मानते हुए कोसता रहता। एक दिन चींटी छोटे हिरन को रोता देख उसके पास पहुंची। अब रोना बंद करो हिरन, अब तुम्हें साहस के साथ अपना जीवन जीना होगा। बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह मुझे जीवन की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। पिताजी की मृत्यु के बाद पूरी तरह मैं टूट चुका हूँ। मैं सिर्फ उस बैल से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पिताजी पहले से ही हमारे लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। अब तुम्हें हम पर बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बदले में उस बैल से बदला मैं लूंगी, पर तुम तो बहुत छोटी सी हो। शक्ति के आगे तुम कैसे टिक पाओगे? हर बार केवल शक्ति लगाना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी हमें सूझबूझकर अकल से भी काम करना चाहिए। और दूसरे दिन वह बैल को चुनौती देने उसके पास पहुंच गई। बैल की बात सुनकर हंसने लगा। इतने दिन बाद मुझसे कोई चुनौती देने वाला और भी छोटा जानवर आया है। तुम्हें पता है, आसपास के 5 जंगलों में मुझसे देश कोई भी मेरे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। मैं सभी को हरा देता हूँ। तुम्हें इतना आत्मविश्वास देखकर मैं सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर ये छोटी सी सचमुच मुझसे तेज हुई तो इसे अपने पैरों से कुचलकर मार दूंगा। बैल दौड़ के लिए तैयार हो गया। आसपास खड़े सभी जानवर चिड़ियों को आश्चर्य से देखने लगे। हे भगवान, यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह ये अपनी जान बचा ले। और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पत्ते पर खड़ी थी। जानवरों के लिए ये बहुत अजीब सा था कि तभी हाथी ने अपने सूंड से आवाज लगाई और रनिंग शुरू हो गई। थोड़ी ही दूर में वह उससे आगे पहुंच जाती है और हवा के झोंके से सांड पीछे रह जाता है। इस प्रकार इसमें तो सांड की हार हो जाती है। एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से स्वर्णीय और क्रूर निर्दय था। वह जंगल में घूमता, इधर उधर जाता और साथ वह पेड़ और उसकी शाखाएं तोड़ डालता। जो भी पक्षी उन पेड़ों पर रहते थे उस हाथी से बहुत डरते थे। जब जब हाथी उन पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता या शाखाओं को क्षण से तोड़ता तो उन शाखाओं पर रहने वाले पक्षियों के घोंसले जमीन पर गिरकर टूट जाते थे। बेचारे पंछी उसका कुछ नहीं कर पाते। जंगल में हाथी ने जो तहफा तबाही मचा रखी थी। इतना ही नहीं, शेर और बाघ भी उससे दूर ही रहते थे। जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हो गए थे, लेकिन चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक चतुर खरगोश भी रहता था। उस खरगोश को उस हाथी के बारे में
सब कुछ पता था। खरगोश ने उस हाथी को सबक सिखाने की सोच ली और उसने जंगली जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा, इस दुष्ट हाथी का अब कुछ करना ही होगा। उसने इस जंगल के सभी प्राणियों को परेशान कर रखा है। अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहां से चला जाता है। एक दिन खरगोश उस हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करनी है, क्योंकि ये हमारे जीने और मरने का प्रश्न है। हाथ से सुनकर गुस्से से बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। महाराज, तनिक सुन तो लीजिए, मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधित्व बनकर आपके पास आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो और हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान कर दो। खरगोश ने बड़े मीठे बोलों में कहा। हाथी सुनकर बहुत खुश हो गया और बड़े गर्व से उसने अपनी सूंड को उठाकर खरगोश की तरफ देखा। खरगोश आगे बोला, मैं यहाँ आपको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए। आपका राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीचों बीच रखा जाएगा। वहाँ सभी जानवर आपका स्वागत करेंगे। अपने होने वाले नए महाराज का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसका हमेशा से सपना था कि वे एक दिन इस जंगल का महाराज बने। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात है, इसीलिए वह उस खरगोश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलिए महाराज, आपका सभी प्राणी वहीं इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाइए, खरगोश बोला। वे दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे हाथी। चलते चलते वे दोनों जंगल के एक तालाब के पास पहुंच गए। उस तालाब का परिसर पूरी तरह दलदल से भरा हुआ था। खरगोश का वजन कम था, इसीलिए उसे उस दलदल से बचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तभी उसी दलदल से आगे बढ़ने लगा, पर हाथी का वजन ज्यादा होने के कारण वह उस दलदल में फंसकर मर गया। जितना वह उस दलदल में निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह उस दलदल में फंसता जा रहा था। वह घबरा गया और खरगोश से बोला, मित्र मित्र मेरी मदद करो, मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। अब मेरे राज्याभिषेक समारोह का क्या होगा? तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ बुलाओ। मुझे इस दलदल से निकालने के लिए कोई तो मेरी मदद करो। हो सकता है मेरी जान बच जाए। तुमने जंगल के सभी प्राणियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तुमने पेड़ की शाखाएं तोड़ी हैं, सभी जानवरों के घर से बेघर कर दिया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो। ये मेरी एक चाल थी जिसके कारण तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। इस प्रकार छोटे से सांड ने बड़े हाथी का घमंड चूर कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी ये अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।